नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। एक तरफ आज वो 3 रुकनी बेंच मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की सदारत में जो इलेक्शन 2 सूबों के इलेक्शन का केस देख रहा था, उसने फ़ैसला महफूज कर लिया है। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 2 खतूत सामने आए हैं। एक ख़त पे तो एक्शन हो गया और वो ख़त ये था कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं जनाब इशरत अली साहब, उन्होंने जो एक जुडिशल ऑर्डर को अपने सर्कुलर से मुस्तरद किया था, इसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ौरी तौर पर इनको इस्तीफ़ा और गवर्नमेंट को इनको इस ओहदे से हटाने के लिए कहा था, जिसके ऊपर अभी हंगामी काबीना का इजलास हुआ और अप्रूवल दे दी गई है कि इनको फ़ौरी तौर पर यहाँ से हटा दिया जाए। एक और चीज़ जो वो ये है कि जी बार कौंसल जो बलूचिस्तान की है, उसने भी रेफरेंस दाखिल कर दिया है मज़ाहिर नकवी के साहब के ख़िलाफ़, और अब इस तरीके से 4 रेफरेंस आ चुकी है। एक लेटर है मेरे पास, वो सिग्नेचर नहीं है लेकिन लेटर है जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें ये जो कंप्लेन रिसीव हुई है मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़, इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी लिखा है और बाकी दो मेंबर हैं, जनाब ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस अहमद अली शाह सिंध हाई कोर्ट। इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने जो है वो और वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने, फेडरल गवर्नमेंट ने सदर से एक दफ़ा फिर कहा है कि आपके पास जो पार्लियामेंट जॉइंट सेशन से अप्रूव अदलिया इस्लाही बिल जो है, जो अदलिया का इस्लाहात के साथ बिल मंजूर हुआ है, उस पर सिग्नेचर कर दें तो मेहरबानी है। मेहरबानी के आगे क्या है वो वक्त बताएगा। अब उसको सदर कितना डिले कर सकते हैं वो भी कानून और आइन में मौजूद है। बहरहाल एक और बहुत बड़ी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आज इशू में रखेंगे, और वो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर यही आइनी बहरान रहा, और इस आइनी बहरान की सूरत में ज़ाहिर है मुल्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आइनी बहरान रहा और फुल कोर्ट नहीं बना तो फिर एमरजेंसी या मार्शल लॉ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ करा। फतियाना साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सिद्दीक अल फारूक साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले रियाज फतियाना साहब की तरफ आऊँगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। जनाब ये कैसे देखते हैं? एक तो कल का फैसला, चलें फैसले के ऊपर तो जाहिर है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जो ऑब्जर्वेशन है, उस पर हम बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये रजिस्ट्रार का जाना, रेफरेंस के लिए लेटर लिखना, फिर बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना इमरजेंसी का आइनी बहरान, तो कैसे देख रहे हैं सर ये तो यूँ महसूस होता है जैसे डिज़ाइन के तहत सारा डिज़ास्टर क्रिएट किया जा रहा है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए। आज वो पूरी कौम बहुत बाशऊर है, आगाही रखती है और उसे इदराक हो चुका है कि उनके साथ हो क्या रहा है। आज वही बेंच के वही मोअज़्ज़ज़ जज हैं जिन्होंने पिछले साल अप्रैल 2022 में रात के 12 बजे नेशनल असम्बली के एक्टिंग स्पीकर कासम सूरी साहब की रूलिंग को मुस्तरद करके असम्बली तोड़ने के फ़ैसले को ख़त्म करके उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, तब ये दोनों हाथों से इनके कह के नहीं रोक रहे थे और तालियां बजा रहे थे मौजूदा PDM की गवर्नमेंट वाले। वही जज अगर रात के 12 की बजाय फ़ैसला करे दुरुस्त है, दिन के 12 बजे फ़ैसला करे वो गलत है।
तो ये बदकिस्मती यही है कि हम हर वो बात पसंद करते हैं जो उनके हक़ में हो, जो उनके ख़िलाफ़ हो, जो अदल इंसाफ की बात करे, उस पे हम उनको घर भेजने की बात करते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं, जस्टिस सजाद अली शाह के साथ जो सलूक रवा रखा गया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उनके साथ जो जिस तरह हमला किया गया और जिस तरह जजों को डिवाइड किया गया, वो हिस्ट्री अब पाकिस्तान में दोबारा दोहराई जा रही है। आज बहुत बड़ी तादाद में वकला ने हज़ार यकजहती भी किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा में, उसमें मैं भी शरीक था। तो गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि हम सारे शायद ये समझ कर आए हैं कि हम हज़ारों साल की ज़िंदगी लेकर आए हैं और हमारा इक़्तिदार हमेशा रहेगा। यहाँ तो सिवाय अल्लाह ताला के किसी का इक़्तिदार महफूज नहीं है। खुदा के लिए इस कौम पर रहम कर दें और आइन की बालादस्ती को मजरूह ना करें। आइन के सारे आर्टिकल्स पे अमल दरामद होना चाहिए। आज़ाद अदलिया पे दबाव ना बढ़ाएं, ना डालें, और रिट ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ जो है, उसको इंश्योर करें। कानून ताकतवर और कमज़ोर के लिए दो कानून ना बनाएं। और फिर ये ऐसे ही है जैसे रजिस्ट्रार को आपने फारिग करने की कोशिश की है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की हैसियत वही है जो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है, जो वज़ीर आला के लिए चीफ सेक्रेटरी की है। तो आप किस तरह मफलूज करना चाहते हैं कि ऐसा कोई शख्स ला के बिठाया जाए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, जो आपके अहकामात की पाबंदी करे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और जजमेंट्स को हवा में उड़ा दे। अगर ये ऐसा प्लान है तो मेरा ख्याल है तारीख़ का मौरख ये सारी बातें लिख रहा है और अवाम के हिजान और उनकी बेचैनी में इजाफ़ा होता जा रहा है। आज पाकिस्तान के वकील अदलिया के साथ खड़े हैं, किसी जज के साथ नहीं, रूल ऑफ लॉ के लिए, और जो अदलिया को दबाव में लाया गया उसके ख़िलाफ़। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में नए नए तजर्बात और पुराने आजमाए टोने टोटके छोड़ें और आर्टिकल 224 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद करें। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद साहब भी ये हुक्म दे चुके हैं जजमेंट की शक्ल में कि इलेक्शन करवाएं। और इसी तरह सर इस पॉइंट को भी वाज़ेह कर दीजिए कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि आईनी बहरान पैदा हो गया है, और इस आईनी बहरान का आपकी नज़र में कौन जिम्मेदार है? और फिर उन्होंने कहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अगर फुल कोर्ट नहीं बना तो फिर इमरजेंसी या मार्शल लॉ का इंतज़ार करें। इस पर ज़रा कमेंट करेंगे सर आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस बड़ा वाजे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एम्पावर करते हैं कि वो जौन सा बेंच चाहें बनाएं, और ये रवायत और रवाज शुरू दिन से 75 सालों में यही होता आया है। कोई नई बात अनोखी नहीं होगी, और उस तहत ही सारा कुछ हुआ है और हो रहा है। बिला वजह उसको मुतनाज़ करने की जो कोशिश और कैफियत है, मेरा ख्याल इसके किसी के भी हाथ कुछ नहीं आएगा। पाकिस्तान में जमहूरियत की बसात, क्योंकि अवाम इनको मुंतखब नहीं करना चाहती। इनको अपने इलेक्शन में रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि इबरतनाक 75% शिस्तों से इनको शिकस्त होगी। उससे बचने के लिए ये ना खेडो ना खेडन देंगे ना खेडांगे, इनका पे बेहतर है कि यहाँ पे मार्शल आ जाए। यहाँ पे हम जमहूरियत की बसात लपेटी जा रही है, अवाम से उनका जमहूरी हक़ छीना जा रहा है, पार्लिमानी सियासत को लपेटा जा रहा है, और अदलिया को डिवाइड करके मुतनाज़ करके आप किसका ख्वाब और किसके ख्यालात को अमल में लाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो आप एक आखिरी मज़ीद अवाम का या मैं आगे चल के सवाल पूछूंगा क्योंकि आपका टाइम हो गया, वरना एक बड़ा खूबसूरत सवाल था आपके लिए, लेकिन आगे पूछ लेता हूँ। सिद्दीक अल फारूक साहब, फैसला आपके हक़ में आए तो ठीक, फैसला आपके ख़िलाफ़ आए तो ये बेंच बुरा। और दूसरा ये है कि आप डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं, और फिर उन्होंने तो आप पर यह भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि इमरजेंसी और मार्शल लॉ लाना आप चाहते हैं। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैंने आपका सवाल भी सुना और रियाज फतेहाना साहब की बातें भी सुनी। ये फरमा रहे हैं, पीटीआई के अब नुमाइंदे हैं, अब क्या कह सकता हूँ कि ताकतवर के लिए कानून अलग और कमज़ोर के लिए अलग। तो ये पहले इमरान खान को देखें कि वो हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के हाथे में सेशन जज बैठे हैं और वहाँ 1000-1500 बंदा लेके उसका दरवाज़ा तोड़ते हैं और गाड़ी में बैठे ही हाज़िरी लगवा लेते हैं। जबकि कोई हम जैसा आदमी जो है वो अदालत में अगर ऊंचा खांसे भी तो जज साहब जनाब ऊपर से कहते हैं क्यों भाई डिसिप्लिन की पाबंदी करें। तो फिर ये देखें कि ये एक कानून है या दो कानून है, ये इमरान खान के हवाले से सोचें। दूसरी बात यह है कि इन्होंने
ये फरमाया कि जनाब वकला बरादरी, तो वकला बरादरी की गालिब अक्सरियत और उनके मुंतखब इदारों की सिवाय एक के सारे इदारे जो हैं वो तो अपना इस सारे सिलसिले के ख़िलाफ़ और PDM के मौक़िफ़ के हक़ में है। तीसरी बात यह है कि भाई 9 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच चीफ जस्टिस साहब ने बनाया, 2 रिक्यूज़ कर गए, एक साथ बैठे हैं इस वक्त, पीछे 7 रह गए, 7 में से 2 को चीफ जस्टिस साहब ने निकाल दिया बग़ैर बताए, 5 रह गए, 5 में से एक जो है वो निकल गए, उन्होंने कहा मैं नहीं बैठता। अगले दिन जनाब मंदुखेल साहब निकल गए, पीछे 3 रह गए। 9 रुकनी बेंच से 3 रुकनी बेंच, ये किसी दुनिया के कायदे कानून के मुताबिक, अदालती तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं होता। एक जज अगर माजरत कर ले तो वो बेंच टूट जाता है, फिर नए सिरे से बेंच बनाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच में एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर वो हैं जो पहले रिक्यूज़ कर चुके हैं 9 रुकनी बेंच में से, वो कैसे फिर आ गए? जब रिक्यूज़ कर चुके थे अब इस 3 में कैसे आ गए? दूसरे हैं जिन पर पिटीशन अपना रेफरेंस पे रेफरेंस आ रहा है, रेफरेंस पे रेफरेंस आ रहा है, वीडियो टेप, सारा कुछ, ट्रकों का जिक्र, सारा कुछ हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर यूँ इशारा हो जाए तो ये अदल व इंसाफ की बात है, मजाक नहीं है। इसलिए ये जो 3 रुकनी बेंच है, इसमें भी जो 2 अरकान हैं, एक रिक्यूज़ कर चुके थे, एक पर रेफरेंस पे रेफरेंस है, ये क्या कैसे सुन सकते हैं? तो इसलिए इस बेंच पर एतराज़ और चीज़ है। और कासिम सूरी तहरीक अदम एतमाद को किसी तरह मुस्तरद कर ही नहीं सकता। उसने आइन की भी अपनी मर्ज़ी की तशरीह की कि ये साजिश है जी, मैं इसलिए मुस्तरद करता हूँ। भाई आइन की अगर तशरीह किसी आर्टिकल करनी है वो तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है आइन के मुताबिक, डिप्टी स्पीकर तो नहीं कर सकता, स्पीकर भी नहीं कर सकता। अच्छा सर, मार्शल लॉ पे ज़रा कमेंट्स करें सर, इमरजेंसी और मार्शल लॉ पे कमेंट्स करें। अगर फुल कोर्ट नहीं बना, आइनी बहरान ख़त्म नहीं हुआ, तो बिलावल भुट्टो आपके इत्तेहादी कह रहे हैं सर। देखिए जी, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है तो ये उनकी कैलकुलेशन होगी, लेकिन मेरा ख्याल है इमरजेंसी तो हो सकती है, मार्शल लॉ से अल्लाह बचाए। लेकिन असल मामला ये है कि अदल व इंसाफ देना है, फुल कोर्ट क्यों नहीं? क्या बाकी ब्रदर जजेस बराबर के नहीं हैं? उन पर अदम एतमाद चीफ जस्टिस साहब क्यों कर रहे हैं? वो चीफ जस्टिस साहब जो परसों अदालत में रो पड़े और उन्होंने बताया कोई दबा हुआ गुस्सा था या कोई ज़हनी बोझ है, मैं तो समझता हूँ उन्हें 4-6 हफ्ते के लिए चला जाना चाहिए था छुट्टी पर। जो जज यूँ अदालत में बैठ के यूँ फूट फूट के रोए और फिर जनाब गिले गुजारियाँ करे, उसके बाद तो उसे फैसले नहीं करने चाहिए, आराम करे, सुकून की कोई तो सर आप भी तो छुट्टी पे नहीं भेज रहे ना, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आप छुट्टी पे क्यों नहीं भेज देते उनको? आप भेजें, आप क्यों नहीं भेज रहे? हर चीज दूसरे के कंधे पे रख के चला रहे हैं। आपके पास भी तो इख्तियार है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, आपने अच्छा मशवरा दिया है जी। मैं सुबह फोन करता हूँ कि जनाब अली इस सूरत हाल में बहुत शुक्रिया सर, मैं जा रहा हूँ यासीन आज़ाद साहब की तरफ, लेकिन जुमला कहता चलूँ और वो ये है कि सर आजकल शेर की खाल में गीदड़ भी आने लगे हैं सर, तो शेर बनना होता है सर। मैं किसी को खास को नहीं कह रहा, मैंने एक जनरल जुमला बोला है सर कि आजकल शेर अब की खाल में बड़े बड़े गीदड़ आ गए हैं सर, तो इसलिए कुछ पता नहीं चलता है। ये तो वकला महाज के, ये मैं बाद में आपसे पूछूंगा। मैं जरा यासीन आज़ाद साहब एक जुमला सुन लें। जी सर, जी एक जुमला सर वो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल बासित मरहूम ने किताब लिखी है जी, जिसमें इमरान की जगह उन्होंने
भेड़िए को भेड़ की खाल में दिखाया। सर आपने तो और डायरेक्ट उसकी आपने किताब का डायरेक्ट नाम है नाम चंदा लिया है, यहाँ चोर। तो कई लोगों के नाम आ सकते हैं। फिट सर अपना अपना देखें। चंदा चोर मैं लिखा है यासीन उसका। आजाद की तरफ जाता हूँ। यासीन आजाद साहब, सारी सिचुएशन आपके सामने है। एक तरफ फैसला महफूज, आर्गूमेंट्स, इस पे भी मैं बात करूंगा जो आर्गूमेंट्स हुआ है। दूसरा ये कि तकसीम, फिर फुल कोर्ट, फिर बिलावल का पॉइंट, फिर काजी फाइजी साहब का ख़त, फिर रेफरेंस के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी, और फिर ये जो है वो आपके रजिस्ट्रार को फारिग कर दिया। कैसे देखते हैं सर? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया था। जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला आया, तो तब भी जुडिशल कमीशन के मेम्बरान के दरमियान एक वाज़ह तकसीम सामने आई। और आज तकरीबन 5-6 महीने होने वाले हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 सीटें खाली आवाज़ नहीं हैं। आ रही। उनको फिलअप इसलिए नहीं किया जा आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। उन सीटों को फिलअप इसलिए नहीं किया जा उन सीटों को फिलअप इसलिए नहीं किया जा गया कि जुडिशल कमीशन के दरमियान इख्तलाफ की वजह से वो 2 जजों की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इनिशियल स्टेज पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच कंस्टिट्यूट की। क्यों ये रिपीट कंस्टिट्यूट हो रहा है, जरा ख्याल और रखें, इसका उनकी मतलब आवाज़ ये इको था हो रही कि है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस की नज़रों में जी सर बोलें बोलें। ऑनरेबल चीफ जस्टिस की नज़रों में ये इशू इतना इम्पोर्टेंट था कि उनको लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट करनी पड़ी। अब जब आपने लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट कर दी और उसमें से 2 जज बाद में हट गए तो 7 जज बाकी बचे, 7 के बाद 5 और 5 के बाद 3। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपने एक लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट कर दी थी, किसी वजह से वो बेंच टूट गई, तो एटलीस्ट वो लार्जर बेंच को कायम रखना ज़रूरी था मेरे नज़दीक, जो आपने कायम नहीं रखी। अब जो सूरत हाल है मेरे नज़दीक वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो तकसीम इस वक्त सामने नज़र आ रही है, मेरे नज़दीक वो इदारे की साख के लिए कोई अच्छा अमल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए इदारों की साख, इदारों की डिग्निटी ज़्यादा मायने रखती है बानिस्बत किसी इनफरादी फ़र्द के। बिल्कुल सही। अब जो सूरत हाल है इस वक्त तो मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पहले इस पॉइंट को डिसाइड करना चाहिए कि वो फैसला 4 और 3 का था या फैसला 3 और या 2 का था। चूँकि ये आवाज़ बुकला में से तो आई ही, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तरफ से जब ये बात आई तो मेरे नज़दीक उनके लिए फ़र्ज हो जाता था कि बैठ के पहले ये डिसाइड कर लेते कि जज साहिबान के दरमियान जो इस लीगल पॉइंट पे डिस्प्यूट है, इसके मसले का कोई हल निकालें, जो मेरे नज़दीक हल नहीं निकाला गया। और आखिरकार 3 जजेस पे आपने अपनी मर्ज़ी की बेंच बनाई, और मर्ज़ी की बेंच बनाने के बाद आज दिन तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वक्तन फ़क्तन जो भी बेंच कंस्टिट्यूट हुई उसमें सीनियर जजेस साहिबान को इग्नोर किया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि सीनियर जजेस को इग्नोर क्यों किया जाता है, हालांकि उनसे मशवरा, उनसे मशावरत ज़रूरी है मेरे नज़दीक। अब जो सूरत हाल है इस वक्त जो आई है, आप 3 का है, आज केस चला, कल जजमेंट क्या आता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात तो ज़रूर कहता हूँ कि ये जजमेंट हर आदमी की ज़बान पर है कि ये जजमेंट जो है ना फला आदमी के फेवर में होगा। ये इस तसर को ख़त्म किया जाना मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी था। अब इन तमाम मामलात को देखते हुए कल अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई आर्डर करता है तो एक बड़ी तादाद लोगों की, जिस तरह PTI वाले कहते हैं कि जी अवाम हमारे साथ हैं, 22-23 करोड़ अवाम आपके साथ नहीं, 23 करोड़ अवाम मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ हैं। लिहाजा कोई पार्टी अगर ये क्लेम करती है कि 22 करोड़ अवाम उनके साथ हैं, तो 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम आपके साथ नहीं थे। जो लोग आपको लेके आए वो भी आपको पता है, और जिन लोगों के सारे पे आपने 3.5 साल हुकूमत की है वो भी आपको पता है, और जिस बंदे के सारे पे आपने हुकूमत की है उसका क्या हाल बनाया वो भी आपके सामने है। मैं उस तफसील में नहीं जाने चाहता।
अब जो सूरत हाल है वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बेहतर यही होता कि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करता, और आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तरफ से जो बेंच की तरफ से रिमार्क्स आए, मुझे नहीं पता वो उनके नज़रों में सही हैं गलत हैं, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि अगर पाँचों असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक ऑब्जर्वेशन उनका ये भी था। मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए। पार्लियामेंट का अपना टाइम पीरियड पूरा करना बहुत ज़रूरी है, और जब टाइम पीरियड पूरा हो जाए 5 साल का, माजी में यूसुफ रजा गिलानी घर गए, पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की, मियाँ नवाज शरीफ साहब अकामा के ग्राउंड पे घर गए, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की, तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि इस पार्लियामेंट को भी 5 साल पूरा करने देते और पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम को क्राइसिस से निकालने के लिए पाकिस्तान के सियासतदान पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अपने मामला को हल करते और हर पॉलिटिकल मामले को ये सुप्रीम कोर्ट ना ले जाते तो ज्यादा बेहतर था। ठीक। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पहला जजमेंट आया, मेरा कहना यह है कि इसका फैसला लोअर हाई कोर्ट का सिंगल जज पहले कर चुका था कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। तो मामला जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया था और उस हाई कोर्ट सिंगल जज के ऑर्डर के खिलाफ एक अपील भी दाखिल हो गई थी, तो बेहतर यही था कि लोअर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते, आप उसको डायरेक्शन दे देते, लोअर हाई कोर्ट कोई ना कोई फैसला कर लेता, क्योंकि इस पे इख्तिलाफ राय नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ देखना यह है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना मुमकिन है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इन हालात में वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की पोजीशन में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं था, तब भी उन्होंने तहरीरी तौर पर एक फैसला किया और कहा कि हमारे रास्ते में ये मुश्किलात हैं, जब तक इन मुश्किलात को दूर नहीं किया जाएगा, ठीक है, हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं। ठीक है। ये आखिरी एक लाइन मैं चाहता हूं वो भी दे दीजिए कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बना, इसका मतलब है उनके सामने सोल्यूशन फुल कोर्ट है और कोई जजमेंट आती है और मजीद आईनी बहरान होता है, तो एमरजेंसी और मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, और वो भी एक डेमोक्रेटिक, बहुत बड़े डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह है। सर क्या कहेंगे, ये एक लाइन पे जवाब दें सर आप। देखें जी सर, देखें सर, इस मुल्क में माशी बहरान, सियासी बहरान अपनी जगह पे था, मेरे नज़दीक अब आईनी बहरान है। और अगर आप लोग इत्तेफाक राय से कोई फैसला नहीं करते और दूसरी ताकत का अगर आप मौका देते हैं, तो जिन ख्यालात का इज़हार बिलावल भुट्टो साहब ने किया, मुझे खुद डर लगता है कि कहीं सिस्टम का अगर लपेट दिया गया तो ये पाकिस्तान की सारी सियासी एक जुमला सर, एक जुमला बेहतर को छोड़े, अब ये एक जुमला सर, अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप किसको करेंगे जी, किसको देंगे सर उसकी जिम्मेदारी? अगर ऐसा मेरे नजदीक जिम्मेदारी मैं बराह रास्त उन लोगों पे करता हूं जिन्होंने पंजाब असेंबली को और केपीके की असेंबली को तोड़ा, मैं उन पे आज करता हूं इसकी। ठीक है, इसका मतलब है आपने इमरान खान पे डाल दिया ना जिम्मेदारी। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, फिर आता हूं। आप तहरीक इंसाफ के बड़े ज़बरदस्त रहनुमा है रियाज फतियाना साहब, उनसे बातें, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। मैं दो बातें लेकर आता हूं आपके पास, 4-4.5 मिनट है। एक तो ये कि आईनी बहरान की जिम्मेदारी उन्होंने आप पर डाल दी है यासीन आज़ाद साहब ने, उसको आप कैसे देखते हैं कि अगर ये बहरान आया और ये सिलसिला हुआ तो फिर वो कहते हैं आप जिम्मेदार हैं? और दूसरा एक सवाल और पूछूंगा सर कि कल की जजमेंट क्या होगी किसी को नहीं पता, लेकिन अगर कल की जजमेंट जो भी होगी, क्या इमरान खान पीटीआई उसको मानेगी सर, उसको एक्सेप्ट करेगी? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सर, आपसे पूछा है, दोनों सवाल आपके लिए। जी, गुजारिश ये है कि मैं एहतराम करता हूँ यासीन आज़ाद साहब का कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रहे हैं, लेकिन ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है, कोई आज़ादाना राय मुझे महसूस नहीं होती। दूसरी गुजारिश ये है कि अभी जो आज सिर्फ फैसलाबाद हमारा डिवीज़न है, 2 अफराद वहाँ हलाक हो गए, आटे की तलाश में रुल गए। तो कराची में भूख के हाथों 11 लोगों ने ज़िंदगी की बाजी हार दी। जगह जगह आटे के बहरान से लोग हलाक हो रहे हैं, तो ये सब जिम्मेदारी की हमारी है।
आज जो महंगाई का तूफ़ान है, घी, आटा, चीनी, घी, पेट्रोल, डीज़ल, खाद, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, उसकी ज़िम्मेदारी के हम पर है। 1 साल इनकी हुकूमत को हो गए हैं, बिल्कुल बैड गवर्नेंस की इंतहा पे पहुंचे हुए हैं, इकॉनमी को तबाह कर चुके हैं। पहले पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, अब लोग पाकिस्तान को दिवालिया पाकिस्तान के नाम से पहचानते हैं। और आगे चल के अगर ये कल फैसला नहीं तस्लीम करते सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर पाकिस्तान का और नाम भी आ सकता है, धक्काशाही मैं आपके पाकिस्तान। बारे में पूछ रहा हूँ, छोड़े तो उनके, इससे वो तो क्या पहले ही होगा? मना कर दिया उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि हम तस्लीम ही नहीं करते, ये मुतनाज़ा बेंच है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर कि क्या इमरान खान और आप जी, कल मैंने के अर्ज फैसले किया को कि कल के फैसले को एक्सेप्ट करेंगे सर आप? जी, मैं समझता हूँ कि क्योंकि फैसला तो ऑलरेडी पहले ही लाहौर में जस्टिस जवाब सर साहब प्लीज, कर चुके हैं, सर हाई कोर्ट प्लीज में मेरे और सुप्रीम सवाल, कोर्ट सर पहले कर प्लीज चुकी है। सर, वो तो फिर उन्होंने भी बताया कि जब लाहौर में मैंने अर्ज किया, अपील गई हुई है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए था ना, ये तो फिर लीगल बहस हो जाएगी। मैं तो क्लियर कट सवाल पूछ रहा हूँ सर, 2 सवाल। इस आईनी बहरान की बुनियाद पर अगर मार्शल लॉ आया तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे है, जिन्होंने 2 असम्बलियों को बर्खास्त किया और सियासी अदम इस्तेहकाम उस दिन से कर रहे हैं इस मुल्क में जब से उनको हटाया गया। इसके ऊपर 2 पॉइंट पे जवाब दे दें मेहरबानी सर। हम पे इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आयद नहीं होती, इसकी जिम्मेदारी 13 जमातों के फ्रंट PDM पे आयद होती है कि डे फर्स्ट रियासती जबर से जिस तरह सियासी कारकुनों को घसीटा गया, तशद्दुद किया गया, आंसू गैस फेंकी गई, कई लोग शहीद हुए, कई लोग माजूर हुए, जिस तरह अदलिया को तकसीम किया गया, जिस तरह सिविल ब्यूरोक्रेट्स को उनसे नाजायज़ काम लेने के लिए उन पर दबाव डाला गया, जिस तरह यहाँ पे जमहूरियत की बसात लपेटने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगी, जिस तरह जब हमारे कौमी असम्बली के 130 MNAs वापस जाना चाह रहे थे तो उनको असम्बली में जाने की इजाज़त नहीं है और वो अभी तक ऑनरेबल स्पीकर साहब का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं हम करवा सके, ना हो सका है। और किस बात की तवक्को रखती है हुकूमत? ये मैं समझता हूँ कि तमाम तर फसाद की जड़ और तमाम तबाही और मुल्क की मैशत की ख़राबी और यहाँ पे अवाम में जो बेचैनी पैदा करने की ज़िम्मेदारी है मौजूदा हुकूमत पर आयद होती है। उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान पर रहम करें, अपनी अना और ईगो के खोल से बाहर निकल आएँ। इसका मतलब है अगर मार्शल लॉ इसका मतलब ये है कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी अगर आया, अल्लाह न करे हालात अगर ऐसे हो गए, तो इसकी जिम्मेदारी PDM हुकूमत पे है सर। देखें ना, मेरी और सुने कि अगर हम तो चाहते हैं इंतखाबात के जरिए सर, ये मुख्तसर टाइम कम है सर, मुख्तसर 2 सवाल आपको देना है, लोग सुन रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया कि इसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं आयद होती है, जिम्मेदारी उन लोगों के पास आयद होती है जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास अख्तियार है। बहुत अच्छा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आपका दूसरा सवाल कि कल का फैसला जो भी आए, क्या इमरान खान और PTI मानेगी सर, उसको एक्सेप्ट करेगी? जी, हम बिल्कुल समझते हैं कि आइन के आर्टिकल 2 to 4 के तहत 90 दिन के जब सर मैंने ये कहा ही नहीं है सर, फैसला क्या आएगा आपको क्या पता? 224 आता है, 254 आता है, इलेक्शन एक्ट 58 आता है, इलेक्शन एक्ट 57 आता है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर फैसला जो भी हो, PTI और इमरान खान उसको मानेंगे, आप बहुत जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है PTI। जी डॉक्टर साहब, हम आला अदलिया का एहतराम करते हैं और एतमाद करते हैं, हम तवक्को करते हैं कि आइन और सर फैसला मानेंगे या नहीं मानेंगे ये बताएं सर। सही फैसला मानेंगे? जी, हम फैसला मानेंगे बस सर, क्लियर सर, बस बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जी सिद्दीक अल फारूक साहब, आपके पास भी 4 मिनट है, क्या कहेंगे सर? आप तो फैसला नहीं मान रहे, तो फिर क्या करेंगे आप? पहली बात तो ये है जी कि इमरान खान के साथ साथ जिन्होंने आइन को रीराइट किया और जो 9 रुकनी बेंच से 3 रुकनी बेंच पे आ गए हैं, और जबकि 4 जजेस 3 के मुकाबले में इसको मुस्तरद कर चुके हैं, वो अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, PTI के कौन 2 जिम्मेदार हैं? आईनी बहरान का जिम्मेदार, आईनी बहरान का जिम्मेदार कौन है? कौन दोनों है सर? दोनों जिन्होंने पहले आइन रीराइट किया, पंजाब असम्बली के हवाले से, जो अपना वो तो 3-2 का फैसला था ना सर, वोट अदम एतमाद 3-2 का था। अब मैं
तो दो वाले ने वक्त तो जो दो फैसला दो था- आप दो कह रहे हैं, तो फिर तो बात चली जाएगी उन दो पे जिन्होंने कहा था कि राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं जल्दी से बताऊं, जी जिन्होंने हमजा शहबाज जब वजीर आला बन गए तो जो फैसला दिया कि वोट काउंट भी नहीं होंगे और रुकनीयत भी जाएगी, ठीक है, वो आइन रीराइट किया। ठीक है, तो ठीक वो है? जिम्मेदार हैं। आप और कहते फिर हैं अब कि मैं आईनी ये- बहरान का जिम्मेदार बिल्कुल, वो बिल्कुल। हैं, आप ये कहते हैं। चले हम आपसे आगे इमरान और वो हम दोनों। नाम नहीं पूछते हैं। अब ये बता दें मैं- सर, अब ये बता दें सर कि ये तो आपने बता दिया जिम्मेदार हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप तो फैसला मान ही नहीं रहे इनका, आप तो पहले इनकार कर चुके हैं। आपके कायदे हम ने तो बता रहे हैं, तो सर और करेंगे क्या फिर? डॉक्टर साहब, अगर फैसला आपके हकीकत अगेंस्ट आ सामने गया है। तो करेंगे क्या? हकीकत यह है कि ये फैसला जिस दरख्वास्त को ये लेके बैठे हुए हैं वो 3 के मुकाबले में 4 से रिजेक्ट हो चुकी है। सर हो गया इसके लिए फिर स्ट्रेटेजी बन जाएगी। सर, नहीं बनेगी सॉरी पर सर, वो सॉरी leadership मैं नहीं सर बनानी। सॉरी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कायद मियां नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि जिस बेंच पे हमारा एतमाद नहीं है हम वो फैसले ही नहीं मानेंगे। तो अब इसका मतलब है फैसला जो भी आए आपने नहीं मानना, तो फिर करेंगे क्या? आगे क्या करेंगे सर? ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना जी, अभी बनी नहीं है। ये तो स्ट्रेटेजी बनेगी। सारी पार्टियां, अब जो सूरत सामने आएगी फिर उसके मुताबिक बन जाएगी। ठीक है। देर नहीं लगेगी। लेकिन मैं एक बात जरा रिकॉर्ड पे रख दूं जल्दी से। जल्दी ये इमरान खान साहब की पार्टी के लोग बड़े जमहूरियत पसंद, अब ये तो बात साबित हो चुकी है कि इमरान खान को इलेक्शन जीता नहीं इमरान खान, बल्कि RTS बंद करके फॉर्म 45 छीन के और वो जो बाजवा साहब ने अब सारे राज उगल दिए इसके इमरान, तो इमरान खान तो 4.25 साल और जबरन बैठे सर, ये रहे। पुरानी बात हो गई, आगे की बात उन्होंने करें तो ना सर। डकैती की है, पुरानी सुने, बात हो गई उन्होंने सर। तो डाका मारा है। वो सर ये पुरानी बात इसका हो तो गई ना, हिसाब होना जो है। कुछ भी की वो बहरहाल एक हुकूमत थी, आपने एक्सेप्ट किया। अगर कोई आप डाका उसके मार साथ के भागा सर रहे आप पार्लियामेंट का हिस्सा बने रहे उनके साथ, आपने उनके साथ पार्लियामेंट में रहे, आपने उनकी हुकूमत को तस्लीम जो भी किया कर दिया। अब वो पुरानी बात नहीं, आगे आए तो ना, बस नहीं चलता आगे था। आए, आगे करना शहबाज क्या है? शरीफ साहब आगे का गिरफ्तार, कुछ नवाज बता शरीफ नहीं रहे आप हैं, गिरफ्तार, आगे का आप गिरफ्तार, कुछ मरियम बता नहीं रहे गिरफ्तार, सर। PTI आगे गिरफ्तार। क्या करने चले जा रहे हैं बताएं, वो नहीं पूछें। बता रहे हैं सर, सिर्फ ये कह दे रहे हैं हम फैसला नहीं मानेंगे। अगर फैसला आ गया तो क्या करेंगे? देखिए, कुछ बताएं ना। कौम सुनना डॉक्टर चाहती है, साहब, आपके वर्कर सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, पाकिस्तान सुनना चाहता है कि आप क्या करने जा रहे हैं आगे। डॉक्टर साहेब जी सर, मैं फैसला नहीं कर सकता आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, बस फैसला बहुत अच्छी leadership बड़ी अच्छी करेगी। बात नहीं, बड़ी अच्छी बात कह दी, क्योंकि जाहिर है फैसला जो है वो मियाँ साहब करेंगे या हुकूमत काबीना करेगी, जो भी कुछ करेगी। लेकिन आज काबीना में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, सिर्फ एक रजिस्ट्रार को निकालने के लिए इमरजेंसी की, आगे का कुछ पता नहीं चला है। राना सनाउल्लाह का बयान ज़रूर था कि हम चीफ जस्टिस और एक जज के खिलाफ रेफरेंस बनाने के रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, फिर वापस आता हूँ जनाब यासीन आज़ाद साहब की तरफ। वेलकम बैक। इससे पहले कि यासीन साहब की तरफ आऊँ, एक छोटा सा कमेंट्स देना मैंने सोचा कि ज़रूर दूँ। मुझे रियाज पतियाना साहब नाराज़ नहीं होंगे या PTI वाले। हकीकत है वो ये कि आज चीफ जस्टिस साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने कई वकला को बोलने की इजाज़त नहीं थी, और उसकी वजह जाहिर है चीफ जस्टिस को ये इख्तियार है और रोका, और वो सही रोका होगा। लेकिन उन्होंने असद उमर को, जो कि PTI के जनरल सेक्रेटरी हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, उनको इजाज़त दे दी। और उसकी शायद वजह ये थी कि असद उमर साहब ने ये कहा कि मैं क्योंकि ख़जाने का वज़ीर रहा हूँ इसलिए मैं एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ दे सकता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है बड़ी अदब के साथ, और वो ये है कि शायद चीफ जस्टिस साहब को उस वक्त शायद इस बात का एहसास ना हो कि ये वही वज़ीर ख़जाना असद उमर थे जिन्हें इमरान खान साहब ने इनकी नाअहलियत की बुनियाद पर उनको उस वजारत से बेदखल कर दिया था। तो एक निकाला हुआ वज़ीर ख़जाना क्या जस्टिफाई कर सकता है? जी यासीन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, इस पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमने सुना था कि जी इस मौजूद बेंच ने ये कहा था
कि हमने सिर्फ ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है या नहीं है डेट चेंज करने का, बस। लेकिन उसके बाद जो हम देख रहे हैं सर कि वो सुप्रीम कोर्ट, मौजूद सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने डिफेंस सेक्रेटरी को भी बुला लिया, वजारत ख़जाना के सेक्रेटरी को भी बुला लिया, बाज़ाब्ता ये देखा जा रहा है कि जी पैरा मिलिट्री से हो सकता है, रिटायर्ड फ़ौजी से हो सकता है, नेवी और आपके जो आपके बहरी फ़ौजी हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, बजट की कटौती कैसे हो, 20 अरब कैसे लिया जाए, किस तरीके से जो है वो तरक्याती फ़ंड या गैर तरक्याती फ़ंड। तो सर एक इस्तेहकाक है आइन का आर्टिकल 175(2) सुप्रीम कोर्ट का, इससे आगे नहीं जा सकते, आइन कहता है। एग्जेक्टिव का इख्तियार है 97, वो उससे आगे नहीं जा सकता। इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन कमीशन का 219, इलेक्शन कराने का सारा प्रोसेस उसके पास है। इस पे ज़रा कमेंट्स करेंगे सर, क्या कहते हैं इसके ऊपर? 3 मिनट आपके पास है सर। देखें, ये बात तो तय थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि हमने ये बात डिसाइड करनी है कि एक दफ़ा प्रेसिडेंट का डेट फिक्स करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस डेट को मुलतवी कर सकता है या नहीं। उस पर तो मेरे ख्याल में आर्गूमेंट हुआ ही नहीं है, ना उस पॉइंट को उन्होंने टच किया है। आपने देखा होगा कि जैसे अतर मंडुल्लाह साहब ने ये बात कही थी कि हमें ये पॉइंट भी कंसिडर करना चाहिए कि 2 असम्बलियों को जो किसी आदमी की अना और खुशनुदी के लिए डिज़ाल्व की गई हों, उनको भी देखा जाना चाहिए कि वह असम्बलियाँ जो तोड़ी गई हैं सही तोड़ी गई हैं, गलत तोड़ी गई हैं। लेकिन उस पॉइंट को भी किसी ने टेकअप नहीं किया। तीसरा पॉइंट वो 4 और 3 और फिर 3 और 2 वाला था मामला, वो भी टेकअप नहीं हुआ। आपने तो, आपको जो रिपोर्ट मिली है या डिफेंस सेक्रेटरी ने जो आपको रिपोर्ट दी है, उन्होंने तो एक किस्म की मादरत कर दी है कि हम इस पोजीशन में हैं, आपको नफरी देने की पोजीशन में नहीं है। आप ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गेंद उनके कोर्ट में आ गया कि वो डिसाइड करें कि जब डिफेंस सेक्रेटरी मना कर रहा है कि हम आपको नफरी देने के लिए तैयार नहीं है, अदलिया बजाते खुद अपनी नफरी जो है वो इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है, और अब तजावीज़ दे रहे हैं कि नेवी वाले चले जाएं, एयरफोर्स पे चले जाएं, तो उनके लिए ट्रेनिंग देना, ये चीज़ें तमाम देना काफ़ी एक मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस की एक ऑब्जर्वेशन जिसने मुझे थोड़ा सा, मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि हम भी ये चाहते हैं कि 500 असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ हों। आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं ना? क्या मकसद था? आप इसको, नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इसको अगर फर्ज कीजिए, अगर फर्ज कीजिए यही फैसला आ गया तो फिर सिद्दीक अल फारूक के लिए फैसला एक्सेप्ट करना और तहरीक